नमस्कार, मैं रफीक अहमद। 2019 का बजट अभी बीजेपी की सरकार पेश करने वाली है। चौथा बजट होगा, आखिरी इस सेशन का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कयास लगाया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब तबके के हों या मध्यम क्लास के या उच्च वर्ग के, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिकल जो कंडीशन है देश का, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद लगा के रखी हुई है कि जो बजट आने वाला है 2019 का, उसमें भारत सरकार, बीजेपी सरकार ऐसा क्या कुछ लेकर आएगी जिससे कि उनको काफ़ी आसानी हो सके, उनके हर तरह से इकोनॉमी पे असर पड़ सके, उनके डेली जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी है उस पर असर पड़ सके, जिसके बाद हम सब ये बता सकते हैं या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो इकोनॉमी अपने लेकर आ रही है जनता के लिए, जो बजट लेके आ रही है, और पिछले जो लगातार जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, जैसे कि नोटबंदी का मामला सामने आया, GST का मामला सामने आया, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पे बहुत सारे चीज़ों का असर पड़ा था, उस पर किस प्रकार से असर पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आज इस आप कह सकते हैं कि एक पूर्वाग्रह भी होगा कि किस प्रकार से लोग क्या चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है कि हमारे बजट में किस तरह से सरकार हमारे लिए क्या लेकर आए, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ है श्री कौशल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से जुड़े हैं हमारे जनप्रतिनिधि जी, और जदयू से भी जुड़े हैं हमारे साथ जनप्रतिनिधि, और RJD से भी जुड़े हुए हैं। मैं सबके राय लेने की कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी से भी जुड़ेंगे हम। इसी बीच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार अभी जो बजट लेकर आएगी, क्या ये इस बात से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उस पर असर डालने की कोशिश होगी, या इस प्रकार की बात होगी कि इससे जो पिछले जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं आम लोगों की ज़िंदगी में, GST और नोटबंदी की वजह से जो शिकायतें आई हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं श्री चौहान जी से, RJD से हैं, कि आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं 2019 के इस बजट से, आम बजट से? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने बहुत अच्छा इशू पे आम जनमानस का राय जानने का कोशिश किया है, विशेषकर हम लोग विपक्ष में। एज विपक्ष नहीं, आपसे मैं एज विपक्ष नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आम जनमानस के एक भारत के नागरिक होने के नाते जिस तरीका से प्रदेश और देश की सरकार 4 साल तक जो बजट लाई आम जनमानस के लिए, आप देख लीजिए आम जनमानस का उस बजट से कितना भला हुआ। देश की सरकार बजट लाती है, बजट का मुख्य उद्देश्य देश की जो आवाम है उसके लिए कुछ अच्छा हो। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर 4 साल के बजट में अगर आवाम के लिए कुछ अच्छा किया है, तो वह पुनः वह बजट लाया और उस बजट का रिजल्ट आने वाले महापर्व में उनको मिलने जा रहा है। तो अभी क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपकी, किस तरह का आना चाहिए बजट जो आम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए? सिंपल सा हम लोग का एक मांग है कि जो 70% आबादी गाँव में है उसके लिए, किसानों के लिए कुछ अच्छा बजट ला दे। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा बजट ला दे। गांव का जो छोटा छोटा तबका जो टोला टपोरी बसा हुआ है उनके लिए कुछ अच्छा बजट ला दे। अभी राहुल गांधी जी का एक बहुत लुभावना सा एक मामला आया है सामने कि उन्होंने कहा है कि न्यूनतम जो आय से संबंधित उनके कुछ वादे आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या मोदी सरकार कुछ ऐसा लेकर आएगी जो इनके इस वादे को खारिज कर दे? नहीं, राहुल जी का अगर कोई उनका वादा है या लुभावना है तो उनके बातों पे हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी अभी नथिंग, जो अभी पावर में है हम लोग चर्चा उनसे करेंगे। अगर हम विपक्ष में हैं तो मेरा काम है उनके किए गए कार्यों का अवलोकन करना, और जो अभी पावर में है, अगर माननीय प्रधानमंत्री पावर में है तो मेरा उनका दायित्व है कि जनमानस के लिए कुछ अच्छा करे। और मेरा क्वेश्चन माननीय प्रधानमंत्री जी से होगा कि देश के आवाम के लिए कुछ अच्छा बजट लाए, जिससे आवाम यह महसूस करे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवाम के नेता हैं। ठीक है। मैं जदयू जो कि बिहार में अभी हमारे मुख्य सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके जनप्रतिनिधि से मैं जानने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा और आगे आ जाइए, कि अभी जो बजट पेश होने वाला है 2019 का, अरुण जेटली जी तो है नहीं, उनकी तबीयत खराब है, वो गए हुए हैं अमेरिका। क्या बजट में कोई हॉस्पिटल से संबंधित बातें होंगी कि अमेरिका नहीं जाना पड़े? देखिए, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है। जो काम करता है जनहित के लिए रहता है तो उसकी स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य ठीक भी होगा। देखना ये है कि जो ये आप बात चल रही है, आप बजट पे चर्चा की बात आपने शुरू की है, तो निश्चित रूप से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ
कि ये जो बजट होगा, चाहे पूर्व की जो बजट हैं, जो जनहित के लिए होगा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, जनता इनसे लाभान्वित होगी। और कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ जो आती हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो आप जब परिश्रम करते हैं तभी उसका फल कुछ अच्छा आता है। और निश्चित रूप में ये जन भावना के अनुरूप ये बजट आएगा और आने वाले टाइम पे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साथ मिल करके जो एनडीए के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी भी मिल करके, और निश्चित रूप में बिहार में बेहतर परिणाम आएंगे। चलिए, मेरे साथ सहयोगी जो दल है बीजेपी बिहार में जो गवर्नमेंट है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे ये जानना है कि आपको याद होगा जब 2014 में इलेक्शन होने वाला था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे कि एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, सैनिकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। लेकिन जब पता चला कि पिछले लगातार बजट में आपने एजुकेशन से संबंधित बजट को कम कर दिया, सैनिकों से जुड़े हुए बहुत सारे मामले थे उसके बजट को कम कर दिया, और जीएसटी जैसी चीज़ों को लागू करने की वजह से बहुत सारे लोगों को समस्याएं सामने आ गई। तो अभी ऐसा क्या आप करेंगे जिससे कि आने वाले इलेक्शन में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हम लोग जो हमारे नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, लोक लुभानी वादा नहीं करते हैं। हमने जो 2014 में जो जनता के बीच वादा किया था, उस सारे वादा को हमने पूरा करने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और जमीन पर उतारने का काम किया है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सैनिकों का क्षेत्र हो, बजट उसका कम कर दिया गया। स्वास्थ्य का क्षेत्र, देखिए देश के अंदर सैनिकों का बजट कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। सैनिक जो है, देश में जितनी सेना की आवश्यकता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने राफेल पूर्व में डील हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राफेल जो है उसके बड़ा हंगामा मचा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में ये हुआ था कि पूर्व की सरकार से जो मुआहदा हुआ था वो 106 राफेल लाने की बात थी, अब केवल 36 आ रहा। क्या आर्मी के पास, हमारे पास एक ही बार 90 पीस कम करके आप जरूरत कैसे पूरा कर रहे हैं और दाम 5 गुना बढ़ाकर? देखिए, सेना की जितनी आवश्यकता है उतनी आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, दाम हमसे लेना देना नहीं है, ये बात हुई है। इसका मतलब होता है क्लीन चिट। और आपने देखा होगा कि महागठबंधन के नेता ने कलकत्ता के मंच पे डेफोस घोटाला जो पूर्व में हुआ था उसने कहा ये डकैती हुआ है, न सच उन्होंने उगिल दिया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, नियति साफ है। और चूंकि गरीब के बेटा हैं तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए अपने जीएसटी की बात किया। सब देश के अंदर विभिन्न राज्य हैं, सब राज्य में एक समान कर हो, कहीं किसी तरह का चुगलखोरी नहीं हो, कहीं किसी तरह का जो है किसी परेशान नहीं किया जाए, आम जनता को सीधे लाभ मिले। तो उन्होंने जीएसटी लागू किया है और जीएसटी में हमने जब अध्ययन किया हमारे वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, फिर जीएसटी का रेट कुछ कम भी, वैल्यूएशन कम भी हुआ। इसलिए हमने सबके साथ सबका विकास हमने करने का काम किया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबका हमने लोक लुभावनी नहीं, हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राफेल के मामले में जो है वो जितनी ज़रूरत थी सेना की उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं जानने की कोशिश करूंगा सामाजिक कार्यकर्ता से भी कि ये क्या समझते हैं, और मैं और भी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अभी आपने सुना बजट आने वाला है 2019 का, अभी चर्चा चल ही रही है। क्या उम्मीद लगाते हैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता? क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोक लुभावने नहीं होंगे, जो ज़मीनी स्तर पर उतारा जा सकता है वो होगा बजट, कितनी इस बात से सहमत है आप, ज़मीन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता? जी शुक्रिया रफ़ीक साहब आपका, और मैं सिवान के तमाम मीडिया को शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज आप लोगों ने जिस मुद्दा को उठाया है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। और इसका पहला श्रेय मैं समझ रहा हूँ सिवान में न्यूज़ इंडिया को जाता है, जो इस इतना बेहतरीन और एक ज्वलंत मुद्दा को उन्होंने उठाया। चूँकि अभी तो बजट का जो अभी चल रहा है जो इस सीजन, जाहिर है कि इसमें जितनी भी संभावनाएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, हर आदमी की एक संभावना बनती है कि कम से कम हमारे लिए सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि महंगाई का, जिससे एजुकेशन में, जिससे कि लोगों का घर, जिससे हेल्थ, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में अपने आप को लोग उससे बहुत पीड़ित हैं। तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार, चूँकि हर बजट में तो कुछ ना कुछ सरकार देती है गवर्नमेंट के, मतलब पब्लिक के लिए, लेकिन वो ज़मीन पर कहाँ तक उतर पाता है ये देखने की बात होती है। जैसे हमने पिछली बार जो देखा
गरीबों के लिए जो बीमा स्कीम आया हुआ था, या उसके बाद सुकन्या योजना आया हुआ था, या हेल्थ सेक्टर से बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई हुई थी, लेकिन वो जमीन पे उतरी नहीं है। कारण ये है कि जो हाँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, आयुष्मान जो आया हुआ है, नो डाउट ये बहुत अच्छी मतलब काबिल तारीफ है, लेकिन काबिल तारीफ ये उस वक्त तक है जब तक कि हमारे देश का हर वो आदमी, हर वो नागरिक उससे फायदा ले ले जो आज हाशिए पे पड़ा हुआ है। अगर वो उस वक्त तक ये स्कीम नहीं पहुंच जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी है, क्योंकि जनता वोट देती है ये सोच करके कि मेरा जनप्रतिनिधि है, वो मेरे लिए काम करेगा, मेरे समाज के लिए काम करेगा, एक स्वस्थ समाज बनाएगा। लेकिन अगर वो बजट में या इस तरह की घोषणाओं में ला करके उसको, और अगर उसको भ्रमित कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ बेईमानी होता है, ये धोखा होता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जनता के सामने बहुत बड़ा मुद्दा भी है और सरकार के सामने भी मुद्दा है। अगर सरकार लोक लुभावना लेके आएगी तब भी जनता समझेगी, और अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए लाएगी तब भी जनता समझेगी। अभी जो नोटबंदी और जो जीएसटी की वजह से, इसको क्या लगता है कि इस पे कोई असर पड़ेगा इस बजट में, कि उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी जो लोगों के अंदर नाराजगी थी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नोटबंदी और जीएसटी, चूंकि मैं सिवान का एक एक्टिव क्या कहते हैं, ये जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो मुझे पता है कि कितना खतरनाक असर पड़ा है आज जीएसटी का और नोटबंदी का। इतना डैमेज हो चुका है हमारा सिस्टम, इतना क्लॉप्स कर चुका है बिजनेस का वो सिस्टम, जिसको कि डैमेज कंट्रोल करना अभी मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत दूर की बात है। अब सही है कि थोड़ा सा मरहम अगर सरकार लगाती है तो ये अच्छी बात है, और अगर सरकार मरहम नहीं लगाएगी तो शायद कि सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो इसके नाते मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि मैं ना किसी पार्टी से हूँ, ना मैं नेता हूँ, मैं एक आदमी के हिसाब से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि इसके सरकार को भरपाया इसको करना पड़ेगा, अन्यथा इसका बहुत बड़ा ये होगा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। इनसे भी राय में जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आम लोगों के लिए काम करने के लिए आई थी और सरकार है इस वक्त दिल्ली में, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी क्या राय है बजट में जो 2019 में आने वाला है। देखिए, जैसा कि हमारी पार्टी का टैगलाइन है, शिक्षित राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, समस्त राष्ट्र। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम समर्थ भी होंगे। इसलिए जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी बनी है दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हमने जो मूल ढांचे की चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमने काम किया है। आप जाके देखिए, अभी आपने कल या परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमने 11,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। 8,000 जी, 11,000 का वो हमने शिलान्यास किया है। ये पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के क्लासरूम इतने नहीं बने जितने पूरे 5 साल में, उतने एक दिन में केजरीवाल जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो मेन हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। बात आपने पूछी बजट से, तो बजट की बात तो बाद में है। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही हम अगर स्वस्थ ही नहीं होंगे, अगर हम समर्थ ही नहीं होंगे, हमें पहले ज़रूरत है अपने स्ट्रक्चर को सही करने की। हमें ज़रूरत है कि पहले जो हमारी ज़रूरत चीज़ें हैं, जो हमारे रोड्स हैं, बिजली हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पे हम काम करें। जब इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, और आप देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो भी वादे किए उन सब पे काम कर रही है और जनता के बीच पहुंच रही है। आपने वो भी सुना होगा कि हमने एक वहाँ पे नया वो लाया है सिस्टम, जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोग हम तक नहीं पहुँचते। यानी कि हमें लोगों को, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे, आप सरकारी दफ्तर में जाके रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, आप सीधा एक SMS भेजिए या एक कॉल कीजिए, सिस्टम खुद आपके घर पे चल के आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बाई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम जो वहाँ पे करके दिखा रहे हैं उससे एक एग्जाम्पल सेट होना है। और दूसरी बात आपने पूछी बजट की, तो बजट में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें जानना चाहूँगा शिक्षा से संबंधित जो बजट है, क्योंकि पिछले बार सरकार ने शिक्षा के बजट में कमी कर दी थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बजट में शिक्षा से संबंधित आप लोग कुछ उम्मीद लगाते हैं कि सरकार को लेकर आना चाहिए कुछ बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित, और अगर बीजेपी सरकार लाती है तो क्या आप इसका स्वागत करें?
बिल्कुल, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, जो विकास के काम के करेगा उसका स्वागत होगा। वो हम किसी पार्टी तक नहीं महदूद हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर शिक्षा के लिए काम अगर बीजेपी करती है, कोई नया इसमें सिस्टम लेके आती है या कोई नया उसको कहते हैं कि अगर नया कोई ऐलान करती है तो उसका हम स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो मैं फिर बीजेपी के पास आना चाहूँगा। मैं इसके बाद से जानना ये चाहता हूँ कि जो पिछले 2 सालों में बजट की कमी की गई है शिक्षा में और स्वास्थ्य से संबंधित, ये बजट को फिर इस साल क्या लोगों को लुभाने के लिए उसमें बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में प्रतिदिन बजट की कमी होती है या उसको घटाया जाना सही है, जायज़ है? देखिए, वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी एक बहुत प्रखंड विद्वान हैं, एक अधिवक्ता हैं, जो अभी उनका स्वास्थ्य खराब अमेरिका में है। पीयूष गोयल जी उसके प्रभार में हैं। और जो बजट आएगा वो स्वास्थ्य शिक्षा में आप देखेंगे अच्छा बजट होगा, देश के लिए बजट होगा। लोक लुभावनी कोई नहीं होगा। लोक लुभावनी तो मम्मी के पप्पू बोल रहे हैं न्यूनतम मजदूरी के लिए। हम हमारे नेता जो है गरीब के बेटा हैं, वो कोई लोक लुभावनी बात नहीं करेंगे। क्यों अभी वो 15 लाख रुपया वाला मामला और इसके अलावा सबको 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगा हर साल, ये क्या था? देखिए, अपने जनधन योजना के तहत खाता खुला, लोगों ने खाते में पैसा जमा किए, जीरो बैलेंस भी खुला था और पता चला कि लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं न्यूनतम बैलेंस के नाम पर। जी नहीं, जो उसमें लोग पैसा जमा कर रहे हैं महीना में। आप देखें, जैसे आप आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि आप संपन्न लोग जैसे हैं, आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं। नहीं, अभी जब आप इस पर आए हैं, बजट पे बात कर रहे हैं, एनपीए जो है पिछले 2015 के बाद से लगातार बढ़ा ही है। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आप खाता खुलवाएं तो लोगों का फायदा हुआ? बता रहे हैं आपको, तो गरीब का जो है खेतों में काम करता था, उसी का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। उसको सांप काट लिया तो उसको लोग पैसा नहीं देते थे, उस श्राद्ध क्रम और वह उसमें खाता खोला जनधन योजना से और 1 रुपया खाते में जमा किया और उसको 2 लाख रुपया मिला। यानी ये कोई लोक लुभावनी बात नहीं है, जमीन पे उतारने का काम हुआ है। विपक्षी से प्रचार कर रहे हैं कि लोक लुभावनी है। हमारे नेता जो है लोक लुभावनी काम नहीं करते हैं, गरीब के बेटा है, जमीन पर काम करते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ मैं यही बात आरजेडी से। जी बताइए, क्या कहेंगे? छोटे भाई को पहले इस चीज़ की ये वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने 2014 में मैनिफेस्टो जो अपना लाया था, उन्होंने क्या कहा था? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कहे थे वो गलत है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था आप देख लीजिए। ऐसा उनको लगता है कि प्रतिद्वंदता की बातें, तो मामला प्रतिद्वंदता की नहीं है, मामला जेन्युइन है। उन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नौजवानों को क्या देंगे हम? 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। पहला इशू तो ये है, वो हमारे भाई बताएंगे कि 2 करोड़ में कितने लोगों को रोजगार मिला। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। दूसरा क्वेश्चन भाई कह रहे थे कि जनधन के तहत खाता खोला गया। आखिर जनधन के तहत खाता खोलने का उद्देश्य क्या था? रीजन क्या था खाता खोलने का? आपने जिस उद्देश्य के तहत अगर खाता खोलने का कार्य किया तो उस पे आपने खरा क्यों नहीं उतरा? उसका खोलने का मात्र एक और एक रीजन था कि अगर देश का काला धन कलेक्ट करेंगे हम तो उस जनधन खाता में, गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। आपने क्या दिया? पहला तो क्वेश्चन ये। आप कहते थे कि 56 इंच का ये सीना है, मैं मान लिया, लेकिन आप 56 इंच की बात करते हैं और हमारे पड़ोसी देश के लोग हमारे सैनिकों का सर काट के लेके जाते हैं। आए दिन स्विस फायर का उल्लंघन होता है और हमारे सैनिक शहीद होते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे। इसका क्या रीजन है? तीसरा चीज कि नोटबंदी आपने किया, हम लोग देख रहे थे। हम लोग एज विपक्ष हम लोग सोचे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिना किसी कमेटी का पॉलिसी डिसाइड किए स्वयं प्रधानमंत्री जी यह डिसीजन ले लेते हैं कि आज रात से नोट बंद। तो इतना बड़ा आपने देश हित में अगर फैसला लिया तो उसका रिजल्ट क्या है आवाम को? ये आवाम जानना चाहता है कि भाई उसका रिजल्ट क्या है। सिंपल एक चीज और, यहाँ की आवाम ये आपसे जानना चाहता है कि भाई उसका बेनिफिट क्या रहा। आपने उसका बेनिफिट बताइए। यहाँ देश के आवाम ये चीज आपसे जानना चाहता है। आप लोक लुभावना वादा नहीं करते, यह मान लिया। भाई कह रहे थे कि अति पिछड़ा के लोग, दलित के लोग, माइनॉरिटी के लोग, अगड़े के लोग, पिछड़े के लोग, सबका साथ सबका विकास, मैं मान लिया। वह बताएं कि आज तक के कार्यकाल में 126 पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। उस 126 पॉलिसी में दलितों के लिए कौन सा पॉलिसी है?
अति पिछड़ाओं के लिए कौन सा पॉलिसी है कि जो यह बताए कि अति पिछड़ा का बेटा जो है या दलित का जो बेटा है या जो बेटी है उसके लिए हमने संविधान में यह पॉलिसी बनाया। यह आपको देश की आवाम ये जानना चाहती है और आपको बताना। हम लोग बजट पे भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आम लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं इन लोगों से पहले जानने की कोशिश करूंगा कि जो भारत सरकार आम बजट लेकर आ रही है, इन लोगों की क्या मतलब उससे अपेक्षा है, जो मैं जानना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि बजट आने वाला है? हाँ, पता है? नहीं पता है? आप लोगों को नहीं पता है? आप लोगों को पता है बजट? मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है, बजट जो आने वाला है अभी भारत से, क्या उम्मीद लगाते हैं आपकी? क्या बजट तो बहुत तरह का आता है, लेकिन वो कितना सक्सेस होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे अगर अब जिस पार्क में हम खड़े हैं, इस पार्क के लिए भी कुछ बजट कुछ इशू हुआ होगा, लेकिन आप यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं मोदी जी का स्वच्छ भारत दिख रहा होगा हर तरफ। यहाँ पे स्टोरेज लगा हुआ है, लेकिन इस पार्क में एक भी आपको डस्टबिन नहीं दिखेगा। यही है मोदी जी का मॉडल। वो सिर्फ माइक पे बोल के अपना मॉडल तैयार करते हैं, लेकिन जमीन पे एक भी नहीं दिखेगा कहीं भी। बजट में क्या चाहिए कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी चीज? बजट में हमें स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। आप स्वास्थ्य और शिक्षा का स्ट्रक्चर सिवान में देख सकते हैं। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय या सरकारी ये जो भी लीडर है, कोई भी आप बताए जो सदर अस्पताल में अपना इलाज कराता हो या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता हो, क्योंकि उस लेवल का हमारा सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है। उस लेवल का हमें चाहिए जहां हम आसानी से अपने बच्चों का इलाज करा सकें, और ये डॉक्टरों की जो मारामारी है, 500 रुपया 1000 रुपया फीस है, इससे हम बच सकें, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकें। सिवान में एक भी स्कूल आपको नहीं दिखेगा जो अच्छे शिक्षित हो, जहाँ पे हम अपने बच्चों को बेधड़क एडमिशन करा दें, या सरकारी स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो तो लेके जाऊं सरकारी हॉस्पिटल में कि वहाँ कोक शास्त्र जानता, कोई कोक शास्त्र जानता है कि बजट में क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? अभी तो उन्होंने कहा कि बिहार नहीं, सबों ने कहा कि आपने भी पूछा कि बजट में क्या आएगा। कौन जानता है बजट में क्या आएगा? आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, हम भी नहीं जानते बजट में क्या है। जो बजट देगा तब हम जानेंगे कि बजट में क्या आएगा। और जो भी आएगा वो जनता के हित में होगा और जनता उससे लाभ उठाएगी। आपका जो मैनिफेस्टो था उसी के आलोक में यह आखिरी बजट होगा। मैनिफेस्टो क्या था कि नौकरी देंगे, देश में सुशासन की बात करेंगे। आपने जो कहा, जो किया क्यों नहीं, इसलिए आपने जो कहा नहीं किया, इसलिए इनका यह आखिरी बजट होगा। आप देखेंगे देश की आवाम यह बताएगी। हाँ, कुछ कहना है, बोलिए। सरकार के लिए ये, मोदी सरकार के लिए और नीतीश कुमार की सरकार के लिए ये आखिरी बजट होगा, इसलिए कि देखिए आयुष्मान भारत गैस, अगर आप स्कीम की बात छोड़ दीजिए, आप आम इंसान हैं, आपको डेली जिंदगी में किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे बड़ी बात है कि लोग इतने ना बेरोजगार हो गए हैं, इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज सरकार बार बार कह रही है नौकरी देने के लिए, नौकरी किसी को मिला नहीं। ये आपको मोदी जी से नहीं पूछना पड़ेगा, ये आपको इनसे पूछना है, ये आपको इनसे पूछना है। ये आपके इमीडिएट सुपरवाइजर है, ये आपके इमीडिएट लीडर है। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आएंगे आपसे कान में पूछने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हम सबको, जितने भी आम लोग हैं ना यहाँ पर, जिनको आप चुनते भी हैं, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मुख्यमंत्री, यहाँ से चेन बनता हुआ जाता है प्रधानमंत्री तक, और वो आपकी बात को पहुंचाते हैं। तो इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। हम सवाल भले नेताओं से कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं भूलनी है। हमारा संविधान अगर हमें संवैधानिक अधिकार देता है 7, तो हमारे पास संवैधानिक कुछ कर्तव्य भी हैं जो 11 हैं। ठीक है, तो उस कर्तव्य को भी याद रखना है। जी बताइए। मेरे हिसाब से ये जनहित का जो अब तक का जो है, जो बजट आई है, ये शुरुआती बजट होगा। और जो ये कि नया पौधा जो लगाया जाता है बिहार के लिए में, बिहार के संदर्भ में बताइए। बिहार तो फला फूला बिहार है। पहला तो इन्होंने सिर्फ वादे किए, कोई भी इनका वादा ऐसा नहीं हो जिन पे इन्होंने काम। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये उस पर भी विफल रहे। इन्होंने नोटबंदी की, उसमें भी हमें आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। तीसरा, इन्होंने जो जीएसटी लगाया, जिसको भोजपुरी में अगर मैं जैसे देहात में घूमता हूँ तो वहाँ पे कई लोग कहते हैं गई सरकार तो हार, समझ गए, ये सरकार जाने वाली है। इसने वादे की, इन्होंने कहा हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। आप देख के बताइए, आंकड़े निकालिए, कहीं भी देख लीजिए, आप पाएंगे कि विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हुई हैं, सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया गया है। इसलिए ये सरकार, इनका जो बजट आने वाला है वो आखिरी बजट होगा, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन होगी बिहार के अंदर और भारत के अंदर भी। चलिए, तो बिल्कुल अभी डर से बीजेपी में 36 पार्टियां हैं जो मिलकर बनाई हैं, और
है ना, तो मैं समय नहीं आज चौहान जी, एक बात बस, आपका टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। भाई जी से मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि भाई जी आप कुछ बोलिए, उसके पहले आप जानकारी ले लीजिए। आप उनसे पूछिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जितना गठबंधन है उनमें ज्यादा लोग हैं या इधर जो पार्टी जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी लेकर बोलिए। नहीं, आप जानकारी लेकर बोलिए। तो मेरा मकसद है आज के इस जब भी प्रोग्राम है, आप देखो जितने भी प्रतिनिधि, इनके चेहरे को आप लोग पहचान लीजिए, है ना। ये जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर आम लोगों की, थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग प्लीज। अभी आप लोग देखिए, एक मिनट, मेरा कहने का मतलब आप देख लीजिए कि एक मीडिया की आवाज को तो दबाया ही जा रहा है प्रतिनिधियों के द्वारा, प्लस अपने बातों के बीच में किसी आम लोगों की बात को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये अक्सर होता है, दबाने की कोशिश करते हैं। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी बजट बन रहा है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सब जनता के भलाई के लिए हैं। जो अपनी बातें कहते हैं, जो अपने प्रोग्राम को लेकर आते हैं या फिर अपनी स्कीम को लेकर आते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम को करने का यह है कि आम लोगों के दिल में जो प्रॉब्लम है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं, जो उनके हॉस्पिटल, सड़कें, स्कूल से रिलेटेड समस्याएं, मैं मानता हूं कोई भी सरकार हो वो किसी पे एहसान नहीं करती अगर वो काम करती है तो, क्योंकि उसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, जनता उनको चुनती है, और एक जो हमेशा एक साइकिल है सक्सेस होने का, कामयाब होने का और समाज को बेहतर बनाने का, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए गिनाना जरूरी नहीं है, हमें देखना यह है कि रफ्तार क्या है। जो हमें आज 5 सालों में कहीं और होना चाहिए, वो रफ्तार घट के कहीं और है। तो ये बताने की कोशिश है, ये जताने की कोशिश है कि आपको कुछ और करना चाहिए था, आपने वो किया नहीं। इसीलिए कंपैरिजन करना ये सबसे गलत तरीका है किसी भी सरकार को कि आज से 10 साल 15 साल पहले ये था तो आज हम ये नहीं करेंगे। करना है आपको और उसका स्पीड बढ़ाना होगा, ये मकसद है पूरे जनता का। क्योंकि जनता के जिस प्रकार से भारत 60% जो है 30 साल के उम्र के आसपास के लोग हैं, 35 साल से कम की आबादी है। हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हमारे पास बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है, हमारे साथ बच्चों का कुपोषण हो रहा है, 30% बिना खाए बच्चे सो रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं और मैंने जितने भी सवालात किए, कहीं जात पात धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात नहीं आनी चाहिए। अगर सवाल है देश की विकास की बात, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है कि वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने पार्ट को निभाएं। धन्यवाद।